नमस्ते दोस्तों। आज की रात हम कुछ अजीब सा शुरू करने वाले हैं। ऐसी कहानी जो ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, बस धीरे धीरे कमरे में आती है, एक कोने में बैठ जाती है और इंतजार करती है कि तुम उसे नोटिस करो। तो अगर तुमने अभी तक नहीं किया, लाइट्स धीमी कर दो, फोन को उल्टा रख दो और अपने दिमाग को कहीं दूर मुलायम सी जगह पर भटकने दो। क्योंकि आज की कहानी शुरू होती है एक किताब से, एक ऐसी किताब से जिसे मेरा नाम नहीं पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी था। मुझे वो किताब एक ट्यूसडे को मिली थी। और मेरी सफाई में कहूँ तो ट्यूसडे वैसे भी ऐसा दिन होता है जब अजीब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मुमकिन लगती हैं। ट्यूसडे का अपना अलग ही मिडिल चाइल्ड वाला स्वभाव है। ना मंडे जितना मेहनती, ना संडे जितना आलसी, बस बीच में लटका हुआ, जैसे ध्यान मांग रहा हो। शायद इसलिए मैंने उसे नोटिस किया। वो किताबों की दुकान खास नहीं थी, कम से कम पहली नज़र में तो नहीं। बस उन पुरानी तंग दुकानों में से एक, जो किसी ड्राई क्लीनर और डेंटिस्ट के बीच फंसी होती है। दरवाजे पर लगी घंटी ऐसे बजती जैसे उसे कोल्ड वॉर के समय से तेल नहीं मिला हो। अंदर हवा में पुराने कागज, धूल और थोड़ी सी अकेलेपन की गंध थी। वो वाला अकेलापन जो उन जगहों में होता है जिन्हें अनदेखा किए जाने की आदत पड़ चुकी हो। काउंटर के पीछे बैठा आदमी ऊपर भी नहीं देख रहा था। वो उस तरह का बूढ़ा था जो धीरे धीरे अपने फर्नीचर जैसा दिखने लगता है। लकड़ी सा, चरमराता हुआ, लेकिन किसी तरह भरोसेमंद। उसने ऊनी स्वेटर पहन रखा था जो शायद कई अस्तित्ववादी सर्दियां देख चुका था। मुझे याद है मैं शेल्फ पर उंगलियां फिरा रहा था, भूली हुई किताबों की रीढ़, अधूरे सपनों के कवर छू रहा था। वहां गिरे हुए साम्राज्यों पर किताबें थीं, ऐसे कवियों की रचनाएं जिन्हें अब कोई उद्धृत नहीं करता, और उन लोगों की आत्मकथाएं जो कभी न जाने क्यों महत्वपूर्ण माने गए थे। और फिर वो दिखी, एक सादी भूरी किताब, ना कोई शीर्षक, ना लेखक का नाम, बस रीढ़ पर हल्का सा निशान, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाने की कोशिश की हो। बेशक मैंने उठा ली, क्योंकि जिज्ञासा ही तो हर हल्के स्तर की तबाही की जड़ होती है। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी, और फिर तीसरे पन्ने पर ठीक बीच में पुराने स्याही से, जो अपनी उम्र पर गर्व कर रही थी, एक ही लाइन लिखी थी, यह किताब तुम्हारी है। जो अपने आप में थोड़ी दिलचस्प बात थी, सिवाय इसके कि उसके नीचे साफ सुथरी लिखावट में मेरा पूरा नाम लिखा था, सही स्पेलिंग के साथ, बीच वाला नाम भी। अब ये सुनने में शायद ज्यादा कुछ न लगे, लेकिन जिसने भी कभी मेरा मिडिल नेम लिखने की कोशिश की है, वो जानता होगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मैं उसे घूरता रहा, तर्क खोजने की कोशिश करता हुआ, लेकिन बस इतना ही सोच पाया। खैर, ये तो थोड़ा ज्यादा निजी है। बिल्कुल समझदारी भरी बात होती अगर मैं मान लेता कि ये बस इत्तेफाक है, या शायद मैंने ही कभी पहले लिखा हो और भूल गया हो, जो कि सच कहूं तो मेरे किए गए कामों की लिस्ट में ऊपर ही रहेगा। लेकिन स्याही पुरानी थी और कागज उस तरह पीला पड़ा था जैसे सालों से किसी अंधेरे में सांस ले रहा हो। तो जाहिर है मैंने खरीद ली, या खरीदने की कोशिश की। काउंटर पर रखी तो वो बूढ़ा आदमी पहली बार ऊपर देखता है। उसने 2 बार झपकी मारी, जैसे कोई अधूरी याद पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वो वाली? उसने पूछा। उसकी आवाज पुरानी कागज मोड़ने जैसी थी। हाँ, मैंने कहा। कितने की है? वो कवर देखता रहा, फिर मुझे देखा, फिर कवर, और फिर बोला, अगर उस पर तुम्हारा नाम लिखा है तो वो पहले से ही तुम्हारी है, जो, स्पष्ट कहूं तो, पूंजीवाद के नियमों में नहीं आता। मैंने हंसी की उम्मीद की, लेकिन उसने नहीं हंसा, बस सिर हिलाया, जैसे कोई पुजारी किसी विनम्र भूत को विदा कर रहा हो। तो मैं निकल आया, एक मुफ्त किताब के साथ और एक अजीब सा एहसास लेकर। शायद मैंने अनजाने में किसी सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हों। उस रात नींद नहीं आई। मैंने खुद से कहा कि शायद कॉफ़ी ज़्यादा पी ली थी, या फिर देर रात यूट्यूब पर पैरेलल यूनिवर्स वाला वीडियो देख लिया था। लेकिन नहीं, असली वजह वो किताब थी। वो मेरी टेबल पर ऐसे रखी थी जैसे मुझे देख रही हो। मुझे पता है, ये बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन तर्क और बेचैनी कभी एक ही पार्टी में नहीं मिलते। आधी रात के बाद मैंने हार मान ली। लैंप जलाया, वो वाला जो कमरे को हमेशा पुराने सपने जैसा बना देता है, और किताब फिर से खोली। पन्ना दर पन्ना खाली, और फिर बीच में कहीं कुछ लिखा हुआ। वो प्रिंट नहीं था, लिखा गया था। स्याही में वो असमानता थी जो केवल फाउंटेन पेन से आती है। हस्तलिपि साफ, गंभीर, थोड़ी नाटकीय थी, और मेरी नहीं थी।
लिखा था, तुम ये शब्द उस रात पढ़ोगे जब नींद आने से इनकार कर देगी। तुम सोचोगे मैं कौन हूं और तुम दिखावा करोगे कि तुम्हें डर नहीं लग रहा। और वहीं मैंने तय किया, डर लगना बिल्कुल उचित है। अब चलते हैं उस पल की तरफ जहां तर्क चुपचाप बैग पैक करके कमरे से निकल जाता है। मैंने आगे के पन्ने पलटे कोई जवाब ढूंढने की कोशिश की, खाली थे, सिवाय एक वाक्य के जो आखिरी हिस्से में लिखा था। मैंने देखा है तुम दुनिया को कैसे देखते हो जब कोई नहीं देख रहा। रुकना मत। कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब तुम्हारे अंदर कुछ ठहर जाता है, जैसे दिमाग ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया हो। वो वैसा ही पल था। वो डरावना नहीं था, भावुक भी नहीं, बस बहुत निजी था। इतना निजी कि किसी ऐसे इंसान ने लिखा हो जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हो। अगले कुछ दिन मैंने अनदेखा करने की कोशिश की, सच में की, लेकिन अनदेखा की हुई चीजें हमेशा बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है, धीरे, लगातार और असंभव सी। आखिर में मैं वो किताब लेकर अपनी दोस्त के पास गया। उसका नाम था मीरा। वो उन लोगों में से थी जो महकदार मोमबत्तियां और अधूरे पीएचडी फॉर्म इकट्ठा करती हैं। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ था कि तुम अनजाने में आधा सच बोल ही देते थे। वो किताब उलटती पलटती रही, फिर बोली, अजीब है, स्याही जैसे स्पर्श पर बदलती है। देखो ये शब्द हल्के हैं, लेकिन यहां दबाने पर गहरे हो गए। और वो सही थी। जितना तुम उसे छूते, कुछ शब्द उतने ही साफ हो जाते, जैसे वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। फिर नए वाक्य दिखने लगे, ऐसे जो पहले कभी नहीं थे। तुम्हें उसे नहीं दिखाना चाहिए था। वो आगे जो होगा उस पर भरोसा नहीं करेगी। मीरा हंसी। स्वाभाविक है, लोग हंसते हैं जब कोई चीज उनकी समझ से बाहर होती है। उसने कहा, शायद मैं थका हूं या ज्यादा सोच रहा हूं। और मैं मानना चाहता था, सच में चाहता था। लेकिन उस रात लिखावट बदल गई। अब वो साफ नहीं थी, जल्दबाजी में लिखी हुई लग रही थी, जैसे किसी के पास कहने को वक्त कम बचा हो। ये कहानी नहीं है, ये एक याद है। उस वाक्य का मतलब या तो कुछ नहीं था या फिर बहुत ज्यादा। एक हफ्ता बीता, जिंदगी फिर उसी धीमी लय में लौट आई। काम, कॉफी, अधूरे जवाब, पर किताब वही थी, मेरी मेज पर, चुपचाप, जैसे इंतजार कर रही हो। फिर एक सुबह, जब सूरज जरूरत से ज्यादा चमकीला था और शहर कुछ ज्यादा जिंदा लग रहा था, मैंने देखा आखिरी पन्ना बदल चुका था। इस बार वहां एक पता लिखा था, उसी साफ लिखावट में, अगर समझना है वहीं आओ जहां ये शुरू हुई थी। और नीचे सड़क का नाम, जो मुझे पहचान में आया, क्योंकि वो मेरी गली थी। अब जरा रुकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो वहां मत जाना, तो बधाई, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। लेकिन मैं गया, क्योंकि जिज्ञासा, जैसा कि पहले कहा, छोटी मोटी अस्तित्ववादी संकटों का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। ज्यादा दूर नहीं था, कुछ ब्लॉक दूर, पेड़ों वाली एक शांत सड़क जो सीधे खड़े होने की कोशिश छोड़ चुके थे। नंबर 48। एक पुरानी, बंद पड़ी लाइब्रेरी, सालों पहले तख्तों से ढकी हुई। मुझे नहीं पता मैं क्या उम्मीद कर रहा था, किसी गुप्त समाज की, किसी मजाक की, या बस जवाब की। जो मिला वो था धूल और सन्नाटा, और बीच में रखी एक लकड़ी की कुर्सी। उस पर एक और किताब, बिल्कुल मेरी जैसी, सिवाय एक बात के, उस पर लिखा था एक नाम, मीरा का। मुझे याद नहीं मैं वहां से कैसे निकला, बस टुकड़े याद हैं, कदमों की आवाज, ठंडी हवा, दरवाजे की चरमराहट, जैसे वो भी रहस्य छुपाना चाहता हो। घर पहुंचकर मैंने मीरा को कॉल की, कोई जवाब नहीं। अगले दिन उसके घर गया। उसकी रूममेट ने कहा, वो अचानक कहीं चली गई है। ना कोई नोट, ना संदेश, कुछ नहीं। और उसी रात जब मैंने किताब फिर से खोली, शब्द फिर बदल चुके थे। वो चली गई, लेकिन चिंता मत करो, तुम उसे वहीं पाओगे जहां सारी कहानियां खत्म होती हैं। अब शायद यही वो पल है जब कोई पुलिस बुलाए, या किसी बाबा को, या कम से कम थेरेपिस्ट को। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि, और यही सबसे डरावनी बात है, मुझमें से एक छोटा हिस्सा पढ़ते रहना चाहता था। कोई रहस्य जब तुम्हारे नाम से जुड़ जाता है, तो उसमें एक अजीब सुकून होता है। भले ही डरना चाहिए, पर लगता है जैसे चुने गए हों। तो मैं पढ़ता रहा, और आधी रात से सुबह के बीच किताब ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक लड़के की जो सो नहीं पाता था, और एक लड़की की जिसका नाम था मीरा। और जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, मुझे एहसास हुआ
वो मेरी जिंदगी की भविष्यवाणी नहीं कर रही थी, वो उसे लिख रही थी। चलो यही रुकते हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां भी सांस लेती हैं, और क्योंकि जो आगे हुआ वो एक ही रात में नहीं बताया जा सकता, तो इसे यही छोड़ देते हैं। किताब खुली हुई, स्याही अभी भी गीली। हम फिर लौटेंगे जब कमरा थोड़ा और अंधेरा होगा और तुम्हारी पलकों पर थोड़ा और वजन होगा।